एपिसोड 311 टू 320 अध्याय 311 117 चेन कैन को चुपके से पार करना यान सोन को ईर्ष्या है अंडस्को 7। युनशेन ने उसकी ओर देखा और उसे दरवाजा खोलने का इशारा किया। यान युजिन ने होंठ सिकोड़े खड़ी हुई और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। बाहर खड़ी दो औरतों को देखकर वह दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन उसने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, तो ये मिस कांग और आपकी बहन है। इस समय आप यहाँ क्यों आए हैं? कांग जिनसे ने उसे एक तरफ धकेल दिया और अंदर चला गया। मैं भाई शेन के लिए कुछ रात का खाना लाने आया हूँ। पीछे पीछे आते हुए कांग जिनशियान ने यान युजिन को माफी मांगते हुए मुस्कुरा दिया। यान युजिन ने लड़की को कुछ और नजरों से देखा, तो ये युनशु की गोद ली हुई बेटी है। देखने में ज्यादा प्रभावशाली नहीं लग रही। कांग जिनिक्सियन ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वास्तव में एक आकर्षक महिला थी। उसका शरीर मोहक था, उसका चेहरा आकर्षक और शैतानी था, उसकी आंखें मोहक और आकर्षण से भरी थीं। एक नज़र ही किसी व्यक्ति की आत्मा को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सचिव उसकी कल्पना से अधिक सुंदर होगी। दिन रात इतनी अद्भुत सुंदरी के साथ युनशेन भला कैसे विरोध कर सकता था? एक पल के लिए उसे बेचैनी महसूस हुई। तुलना करके वह खुद को एक अंकुर के समान तुच्छ महसूस कर रही थी। कांग जिनिक्सियन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। नहीं, यह नहीं चलेगा। कांग जिनसे को प्रवेश करते देख युनशेन ने अवचेतन रूप से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम यहाँ क्यों हो? मुस्कुराते हुए कांग जिनसे ने कहा, यह माँ ने बनाया हुआ हड्डी का सूप है। मैंने सोचा कि आपके लिए भी कुछ ले आऊं। आप व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होगा। युनशेन की निगाहें लापरवाही से उस दुबली पतली आकृति पर घूम गईं। फिर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, खड़े हुए और सोफे पर बैठ गए। कांग जिनसे ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर उत्सुकता से उसे गर्म सूप पेश किया। मिस कांग बहुत नेक हैं, जो इतनी देर रात राष्ट्रपति युन के लिए भोजन लेकर आई, यान युजिन ने कटु ईर्ष्यालु स्वर में कहा। कांग जिनसे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। जब तक भाई शेन को ये पसंद है, मैं इसे हर दिन लाऊंगा। हर दिन? सचमुच? वो तो बस एक रखेल है, इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? एक खर्राटे के साथ यान युजिन मुड़ा और चला गया। उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से योजना बनाई थी, लेकिन इन दो परेशान करने वाले कीड़ों ने उसे बिगाड़ दिया। सिगरेट निकालकर उसने उसे सहजता से जलाया और आराम से पीने लगी। कांग जिनिक्सियन ने देखा, उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। यान युजिन ने उसकी ओर देखा और उसके लाल होंठों के कोने मुड़ गए। छोटी लड़की, क्या तुम एक चाहती हो? कांग जिनिक्सियन ने भौहें चढ़ाईं और एक कदम पीछे हट गया। यान युजिन ने अपनी आंखें घुमाईं। बिल्कुल नहीं, मैं शुद्ध श्वेत कमल की छवि को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसके स्वर में व्यंग्य सुनकर कांग जिनिक्सियन को इस महिला के प्रति बढ़ती घृणा महसूस हुई, हालांकि उसका चेहरा भावशून्य बना रहा। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद यान युजिन ने उसका बट बुझा दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। इसके तुरंत बाद यान युजिन अपना बैग लेकर बाहर आए और बोली, राष्ट्रपति युन से कहो कि मैं अब काम छोड़ रही हूँ। कांग जिन से थमस लेकर बाहर आया और दरवाजे के पास खड़ी कांग जिनिक्सियन से पूछा, वह कहाँ है? वह तो पहले ही जा चुकी है। कांग जिन से मुस्कुराए बिना न रह सका। अच्छा हुआ, अगर वह रुकी होती तो मैं उसे दिखा देता। कांग जिनशियान मन ही मन भौचक्की रह गई। उसकी बहन हमेशा बात करने में माहिर थी। उसके हिसाब से उसकी बहन उस सेक्रेटरी के सामने बिल्कुल भी नहीं थी। आज यान, थोड़ी देर अंदर रुको, मैं शौचालय जा रही हूँ, फिर हम तुम्हारे भाई के साथ वापस चलेंगे, उसने निर्देश दिया। कांग जिनिक्सियन ने चुपचाप भौं उठाए। हम। कांग जिनसे के जाने के बाद कांग जिनिक्सियन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। युनशेन खिड़की के पास खड़ा था। उसका लंबा शरीर एक देवदार के पेड़ की तरह सीधा खड़ा था। कांग जिनिक्सियन ने अपनी नजरें नीची कर लीं और चुपचाप पीछे से उसके पास आ गई। भाई, आप और वो सेक्रेटरी? युनशेन ने भौहें उठाईं और ऊपर देखा। कांग जिनशियान अपनी कमीज का किनारा पकड़े हुए दयनीय भाव से बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस तुम्हारे बारे में दूसरी औरतों के साथ सोचकर बहुत दुख होता है। भाई, क्या मैं बुरा हूँ? युनशेन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज नर्म हो गई, वह सिर्फ एक सचिव है। कांग जिनिक्सियन ने अपनी शर्ट के कपड़े को अपनी छाती पर कसकर पकड़ लिया। उसका व्यवहार कमजोर और असहाय था, लेकिन बाहर हर कोई कहता है और आप उन पर विश्वास करते हैं। कांग जिनशियान अभी भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि कब दबाव डालना बंद करना है। वह उसके सीने से लिपट गई। भाई, मैं एक अपवित्र औरत हूँ, आपकी दया पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। युनशेन ने उसे अपने करीब खींचा और एक हल्की सी आह भरी। दरवाजे के बाहर यान युजिन, जो वापस आ गई थी, ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तो ये दोनों गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। हालांकि सब कहते थे कि वह सेक्रेटरी उसका बिस्तर गर्म करने के लिए वहां थी। शायद कोई यकीन न करे, लेकिन युनशेन ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। एक बार एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उसने नशे में धुत युनशेन का फायदा उठाकर उसके बिस्तर में घुसने की कोशिश की, ये सोचकर कि इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एक बार युनशेन को इसका स्वाद मिल गया तो वह उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन हकीकत अक्सर सपनों के आगे निराशाजनक होती है। नशे में भी युनशेन ने उसे बिस्तर से धक्का दे दिया था। यहाँ तक कि जब वह उसके सामने नंगी खड़ी थी, तब भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अध्याय 312 117 चेन कैन को चुपके से पार करना यान सोन को ईर्ष्या है अंडरस्कोर 8। कोई भी पुरुष उसके प्रलोभन का विरोध कैसे कर सकता था? जितना ज्यादा वह विरोध करता, वह उतनी ही जिद करती जाती। फिर भी कई कोशिशों के बाद उसे मानना ही पड़ा, चाहे वह कितनी भी चालाकी से कोशिश करे, यह आदमी उसे कभी छू नहीं पाएगा। उस समय उसे कांग जिनसे से बहुत जलन हो रही थी और वह सोच रही थी कि आखिर युनशेन को इस औरत की तरफ क्या आकर्षित कर रहा है। नशे में धुत युनशेन को किसी का नाम पुकारते हुए सुनने के बाद ही उसे आखिरकार समझ आया।
हाँ, वे सब एक के बाद एक मजाक थे। बाई रैंड, कांग जिनसे और अब एक और कांग जिंगसिन। वह उनसे ईर्ष्या नहीं करती थी, वह तो उन्हें दयनीय मानती थी। वह चुपचाप खिसक गई और कांग जिनसे से टकरा गई, जो अभी अभी शौचालय से बाहर आया था। यान यूजेन को देखते ही कांग जिनसे का बचाव बढ़ गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह सचिव यान, क्या आप पहले ही नहीं चले गए थे? यान यूजेन ने अपने लहराते बालों को झटक दिया, उसके लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो बेहद मोहक थी। अपना फोन भूल गई। बोलते बोलते वह कांग जिनसे के पास से गुजरी, उसकी ऊंची एड़ियों की आवाज़ क्लिक कर रही थी। उसके पास से गुजरते हुए उसने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। कभी राष्ट्रीय परी रही युनशेन भी बूढ़ी हो रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि युनशेन उसकी छोटी बहन के प्यार में पड़ गई है। कांग जिनसे की तुलना में, जो एक वृद्ध मोती की तरह थी, उसकी शुद्ध और मासूम छोटी बहन और भी अधिक ताजगी भरी और मनोरम लग रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह युवा थी। यदि पहले उसे कांग जिनसे के प्रति ईर्ष्या महसूस हुई थी, तो वह अब शुद्ध दया में बदल गई थी। तस्क तस्क, अगर उसे पता चले कि उसकी अपनी बहन उस आदमी के साथ बिस्तर पर आ गई है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। जिंदगी वाकई किसी भी नाटक से ज्यादा नाटकीय है। किसी कारण से उस नज़र ने कांग जिनसे को बहुत असहज महसूस कराया। मिस कांग, आपकी बहन बहुत सुंदर है, यान यूजिन ने कहा, और अपनी बात समाप्त करते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते में क्लिक 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 की आवाज़ के साथ चली गई। कांग जिनसे को लगा कि यह औरत अजीब तरह से अपनी बात कह रही है। आजियान वाकई खूबसूरत थी, क्या उसे वाकई इस बात पर जोर देने की जरूरत थी? उसने अपने जाते हुए व्यक्ति को घूरा, फिर अपने पैर उठाए और कार्यालय की ओर चल पड़ी। जब उसने अंदर जाने के लिए दरवाजा धक्का दिया तो युनशेन डेस्क के सामने खड़ा था, अपने ब्रीफकेस में दस्तावेजों का ढेर डाल रहा था, जबकि कांग जिनिक्सियन सोफे पर चुपचाप बैठा था। कांग जिनसे को माहौल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, उसने सहज ही अपना हाथ युनशेन के हाथ में डाल दिया। भाई शेन, चलो चलें। युनशेन ने उदासीनता से सिर हिलाया, अपनी जैकेट उठाई और लंबे कदमों से बाहर चला गया। कांग जिनिक्सियन पीछे पीछे चल रही थी, उसकी आंखें गहरी हो गईं जब उसने युनशेन और कांग जिनसे की पीछे हत्ती आकृतियों को एक दूसरे में लिपटे हुए देखा। उसने अपना हाथ अपने होठों पर रखा, मानो अभी भी उस पर उनकी जलती हुई सांसें महसूस हो रही हों, और वह मीठी मुस्कान के बिना नहीं रह सकी। वह बहुत गहरी नींद में और बहुत देर तक सोई थी। जब यून्या उठी तो उसकी बाहें इतनी पीड़ादायक थीं कि वे उसके शरीर से अलग हो गई थीं। कल की सर्जरी बहुत थका देने वाली रही थी। हाल ही में आई कमजोर होती ऊर्जा को देखते हुए 10 घंटे तक ध्यान केंद्रित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे याद आया कि सर्जरी खत्म होने के तुरंत बाद जब वह नानगोंग यान से बात करने वाली थी तो वह बेहोश हो गई। यह विचार आते ही यून्या अचानक उठ बैठी। यद्यपि पर्दे खींचे हुए थे, फिर भी वह बता सकती थी कि दिन का समय है। क्या वह रात भर सोई थी? कमरे में चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह एक होटल के कमरे में है। यूनिया ने सहजता से अपने कपड़े उठाए, उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। क्या ये हो सकता है कि नानगोंग यान उसे होटल तक ले गया हो? जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी, अचानक बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुल गया। यूनिया का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अवचेतन रूप से अपनी छाती पर रखे पेंडेंट को छुआ। बाथरूम की ओर देखते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे सामने आया, जिसने ढीले ढाले बाथरोब पहन रखे थे, जिससे उसकी छाती पर गेहूं रंग की त्वचा का एक बड़ा विस्तार दिखाई दे रहा था, जो बेहद आकर्षक और सेक्सी था। बाथरोब के नीचे दिखाई दे रहे पैर असंभव रूप से लंबे थे, स्याह बालों से सजे हुए, एक जंगली और कामुक चुंबकत्व को उजागर कर रहे थे। यूनिया ने बड़ी मुश्किल से निगला। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, उसने अचानक अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। भाईयान, यह आप क्यों हैं? युवक के गीले बाल अभी भी टपक रहे थे और उसका आकर्षक चेहरा मनमोहक था। उसकी काली आंखों से उसकी लापरवाह नजरें बेहद आकर्षक लग रही थीं। क्या बात है, मुझे देखकर निराश हो गए? अध्याय 313, 118। दुख के बाद आती है खुशी अविश्वसनीय। यूनिया ने जल्दी से अपना मन शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे न कर सकती थी? ये वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है। यानसोंग धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और यूनिया की ओर देखने लगा। वह नज़र इतनी गहरी और गर्म थी कि यूनिया को उसे संभालना थोड़ा मुश्किल लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें नीची कर लीं। यानसोंग की मुस्कुराहट रहस्यमय थी, जिससे यूनिया का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। यानसोंग ने उसकी ओर कपड़े फेंकते हुए उदासीनता से कहा, जाओ और स्नान कर लो। यूनिया रुकी और ध्यान से सूंघने लगी। उसे एक गंध महसूस हुई। बिना कुछ पूछे उसने कपड़े उठाए और आज्ञाकारी ढंग से बाथरूम में घुस गई। यूनिया के प्रवेश करते ही यानसोंग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह सचमुच सहन कर सकती है। मैं देखना चाहता हूं कि वह इसे कितने समय तक कायम रख पाती है। उसने अपना फ़ोन चेक किया और कई मिस्ड कॉल देखी, फिर यानसोंग ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। 15 मिनट बाद, नहाने और कपड़े बदलने के बाद, यूनिया अपने गीले बालों के साथ बाहर निकली। उसने देखा कि यानसोंग ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। वह खिड़की पर एक शानदार मुद्रा में खड़ा था, उसका शरीर लंबा और सीधा था। कदमों की आहट सुनकर उसने अपना सिर घुमाया, अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ा और यूनिया के बाल सुखाने के लिए तौलिया छीन लिया। उनकी हरकतें कोमल किंतु दृढ़ थीं। वे बालों को तौलिए में लपेट रहे थे और धीरे से रगड़ रहे थे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छा गया। यानसोंग ने अचानक उसे सोफे पर धकेल दिया, बाथरूम से हेयर ड्रायर ले आया और उसके बाल सुखाने लगा। हेयर ड्रायर तेज आवाज में उसके कानों में भिनभिना रहा था और गर्म हवा से यूनिया के गाल जलने लगे। उसके बालों को आधा गीला करके सुखाने के बाद यानसोंग ने होटल से एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंघी का उपयोग करके यूनिया के बालों को चिकना किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। यानसोंग ने हेयर ड्रायर लिया और वापस बाथरूम में चला गया, और जब वह फिर से बाहर आया तो उसके हाथ में यूनिया के फेंके हुए कपड़ों से भरा एक बैग था।
उसने सहजता से यूनिया का हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें नाश्ते पर ले चलता हूँ। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और नम्रतापूर्वक उसके पीछे चली गई। यानसोंग पहले चेकआउट करने गया। स्टाफ का सदस्य कोई और था और उन दोनों नौजवानों को देखकर उसने उन्हें कुछ हद तक दुर्भावनापूर्ण नजरों से देखा। यूनिया यानसोंग के करीब खड़ी रही, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। यानसोंग ने उसे घूरा लेकिन अंततः उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कर्मचारी के टालमटोल करने पर यानसोंग ने अंततः अपना धैर्य खो दिया, संगमरमर के काउंटर पर जोर से थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, अब और देर की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, जल्दी करो। कर्मचारी कांप उठा और उसकी गति तेज हो गई। उसने सोचा कि वह युवक बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जब तक उसने बोलना शुरू नहीं किया वह किसी राक्षस की तरह भयानक था। ये रहे आपके दस्तावेज, कृपया इनका ध्यान रखें। यानसोंग ने आईडी पकड़ ली और यूनिया के साथ चला गया। तभी उनके सामने वाली लिफ्ट खुल गई और सूट पहने एक आदमी तेजी से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाकर उनका अभिवादन किया। मिस जी, युवा मास्टर यान, सुप्रभात। यूनिया ने एक छोटी सी आह भरी। अचानक उसे लगा कि यानसोंग का हाथ उसे इतनी जोर से पकड़ रहा है कि उसकी उंगलियां दुखने लगीं। यूनिया ने अपने होंठ काटे और सिर नीचे झुका लिया। यानसोंग ने ठंडी निगाहों से देखा, उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। अभी जल्दी नहीं है मिस्टर नांगोंग, कृपया जैसा आप चाहें वैसा करें। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, इसलिए हम चलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मानो एक और नज़र उसकी आंखों को गंदा कर देगी, उसने अपनी लंबी बांह बढ़ाई, यूनिया को अपनी बाहों में भर लिया और जल्दी से उसके कंधों पर हाथ रखकर होटल से बाहर चला गया। नांगोंग यान ने उसके चेहरे को छुआ, जो अभी भी दर्द कर रहा था। हालांकि मास्टर यान जवान था, पर वह बहुत शक्तिशाली था, भविष्य में एक ऐसी ताकत जिसका सामना करना पड़ेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूनिया उसकी प्रेमिका बनेगी। अफसोस, यूनिया ने एक चमचमाती चांदी की स्पोर्ट्स कार देखी और यानसोंग ने अपनी जेब से चाबी निकाली और एक बटन दबाया। कार की लाइटें झपकने लगीं। अंदर आ जाओ, यानसोंग ने यात्री दरवाजा खोलते हुए कहा। यूनिया आज्ञाकारी होकर अंदर चली गई। यानसोंग झुकी और अपनी सीट बेल्ट बांधने लगी। यानसोंग फिर ड्राइवर की सीट के पास गया, दरवाजा खोला और बैठ गया। यूनिया ने उसकी ओर देखा। सुबह की रोशनी में उस युवक का चेहरा तराशा हुआ और आश्चर्यजनक लग रहा था, फिर भी हड्डियों तक ठंडा था। एक पल झिझकने के बाद उसने धीरे से पूछा, भाई यान, आपने ये स्पोर्ट्स कार कब खरीदी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही यानसोंग ने एक्सीलेटर दबा दिया और कार धनुष से निकले तीर की तरह आगे की ओर बढ़ गई। बल के कारण यूनिया आगे की ओर धकेल दी गई और सहज ही उसने यानसोंग का हाथ पकड़ लिया। यानसोंग ने अपने होठों को थोड़ा भींचते हुए कहा, चुपके से बैठो। यूनिया को तब याद आया कि पिछले जन्म में उसके 18वें जन्मदिन पर आंटी जुआंग ने उसे एक स्पोर्ट्स कार दी थी और वह कार यही लग रही थी। लेकिन भाई यान अभी 18 साल का भी नहीं था और उसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे की? यूनिया घबराई हुई बैठी थी क्योंकि यानसोंग बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक में ऐसे घुस रहा था मानो किसी भी पल उनकी टक्कर हो सकती है। कोई भी कमजोर दिल वाला व्यक्ति वहीं बेहोश हो सकता था। अध्याय 314, 118 दुख के बाद खुशी आती है, अविश्वसनीय _2। भाई यान, धीरे करो, मैं उल्टी करने वाला हूँ। यूनिया को कुछ मतली महसूस हुई और उसकी आवाज़ कमजोर और सांस फूलने लगी। यानसोंग ने अपने होंठ भींचे, उसकी ओर देखा और अंततः गति धीमी कर दी। अंततः कार एक नाश्ते की दुकान के सामने रुकी, जो अच्छा कारोबार करती हुई प्रतीत हो रही थी। सुबह सुबह वहां काफी लोग आए हुए थे। यानसोंग ने यूनिया को अंदर खींच लिया, बैठने के लिए एक कोने की जगह चुनी, यूनिया को प्रतीक्षा करने के लिए कहा और ऑर्डर देने के लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में यानसोंग एक ट्रे, 8 खजाने वाले दलिया की 2 सर्विंग, 2 उबले अंडे, सूप पकौड़ी की 2 टोकरियां और अचार की एक छोटी सी डिश लेकर वापस आ गया। यानसोंग ने 2 जोड़ी चॉपस्टिक ली, उन्हें चाय से धोया और यूनिया को दे दी। खाओ। यूनिया ने यानसोंग को इधर उधर भागते देखा, उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने एक टिश्यू लिया और अपना पसीना पोंछा, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। आज सुबह मौसम उदास था, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है, यूनिया ने अर्थपूर्ण ढंग से संकेत दिया। यानसोंग ने हल्के से हौंकते हुए सूप का एक टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया, यहाँ तक कि खाना भी तुम्हें चुप नहीं करा सकता। यूनिया ने इसे एक टुकड़ा खाया और अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये यूजी सूप डम्पलिंग की दुकान कई सालों से है और जियांगजो में काफ़ी मशहूर है। आमतौर पर आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता, लेकिन आज हम खुशकिस्मत हैं कि भीड़ ज़्यादा नहीं है, यानसोंग ने बताया। यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अब तक का सबसे अच्छा नाश्ता है। भाई यान को मुझे भविष्य में फिर से यहाँ लाना होगा। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। यूनिया ने असंतोष में मुंह बनाया। यानसोंग ने यूनिया की ओर एक अंडा बढ़ाया, खाओ। यूनिया को उबले अंडे सबसे ज्यादा नापसंद थे, उनकी जल्दी बहुत कड़वी और तीखी थी। आमतौर पर वो उसे सह लेती, लेकिन भाई यान के सामने वो थोड़ी सनकी बनने से खुद को नहीं रोक पाए। मुझे वे पसंद नहीं हैं। यानसोंग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नखरेबाज होगी। देखो तुम कितनी पतली हो, तुम्हें अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, नखरेबाजी बंद करो, इसे खाओ। यूनिया ने सूंघते हुए कहा, इतना भयंकर क्यों? उसने अंडे को छीला, अंडे की सफेदी कटोरे में डाली और जर्दी सीधे यानसोंग के मुंह में ठूंस दी। उसने भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी उसे निगल ही लिया। तुम्हें अपनी यह आदत सुधारने की जरूरत है। यानसोंग का स्वर कुछ कठोर था। अचानक यूनिया ने उसकी ओर देखा। भाई यान, तुम मुझे क्या समझते हो? आपका क्या मतलब है, आप मुझे क्या समझते हैं? यूनिया ने भौहें चढ़ाईं। अगर मैंने अभी तुम्हें सही सुना है तो तुम एक गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, है ना? यानसोंग ने हल्के से कहा, क्या तुम नहीं चाहते? एक प्रेमिका को लाड़ प्यार से पाला जाना चाहिए, पिघलने के डर से मुंह में रखना चाहिए, गिरने के डर से हथेली में रखना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आप अनुशासन के लिए मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मैं आपकी बेटी हूं, उसने शिकायत भरे स्वर में कहा।
उसके पिछले जीवन में भाई यान निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। यद्यपि वह थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, फिर भी वह उसके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी था। हालांकि वह सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गई थी, यानसोंग का उसके प्रति रवैया उसके प्रति उसके रवैये पर आधारित था। अपने पिछले जन्म में यूनिया यानसोंग के साथ टालमटोल करती थी, जो उससे प्यार तो करता था पर उसे पा नहीं सकता था, इसलिए जाहिर है वह ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहता था। लेकिन इस जन्म में वह आज्ञाकारी बन गई थी। भाई यान के घमंडी स्वभाव के कारण बेशक वह उसे अनुशासन में रखने के लिए बेटी की तरह व्यवहार करता था। बेशक मौजूदा यूनिया को इसका अंदाजा नहीं था। अपने साथ हुए अन्याय के एहसास के अलावा उसके दिल की गहराइयों में कुछ अवर्णनीय जटिल भावनाएं भी थीं। यानसोंग ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ते हुए कहा, वे कहते हैं कि एक बेटी पिछले जन्म में अपने पिता की प्रेमिका होती है। मुझे लगता है कि मैंने अतीत में आपका कर्जदार रहा होगा और इस बार आपके हाथों में पड़ना तय था। यूनिया का दिल धड़क उठा, पलकें थोड़ी झुकी हुई थीं, आंखों में एक क्षणिक उदासी थी। यह आप नहीं है जो मुझ पर ऋणी है, बल्कि मैं आपका ऋणी हूँ। यानसोंग ने यूनिया के चारों ओर अचानक उत्पन्न दमनकारी आभा को संवेदनशीलता से महसूस किया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भाई यान, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? क्या उस आदमी के साथ मेरा रिश्ता? यूनिया अंडे का सफ़ेद हिस्सा खा रही थी, जिसका स्वाद उसके मुंह में मोम जैसा लग रहा था। यानसोंग ने उसकी ओर देखा, अगर मैं पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगी? यूनिया ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। मैं तुमसे यह नहीं छिपाऊंगी। गलतफहमियां हमारे बीच की दरार को और गहरा कर देंगी। तुम जो भी पूछो, मैं सच नहीं छिपाऊंगी। यानसोंग ने कुछ सेकंड तक उसकी ओर देखा, फिर अचानक मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर उसके बालों में हाथ फेरा। मूर्ख लड़की, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यूनिया ने प्यार से उसकी हथेली पर हाथ फेरा। भाई यान, तुम्हें हमेशा मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारा विश्वास टूट जाए। यानसोंग की मुस्कान गहरी हो गई। मुझे विश्वास है। वह ऐसी लड़की से प्यार कैसे न कर सकता था? भाई यान, तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे, वरना मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें नज़रअंदाज कर दूंगा। यानसोंग उसकी नाक को छेड़ने से खुद को नहीं रोक सका। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस यही चाह रहा हूं कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ और मेरी दुल्हन बनो। ये स्वीकारोक्ति ओह बहुत अचानक आए। यूनिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भाई यान, 3 साल तक मेरा इंतजार करो। 3 साल काफ़ी होंगे, है ना? अगर नहीं तो खैर, वो जोखिम तो उठाएगी ही। अध्याय 315 118 दुख के बाद खुशी आती है। अविश्वसनीय _ 3। उसने निश्चय कर लिया था कि वयस्क होने तक वह स्वयं को पूरी तरह से भाई यान को सौंप देगी। जल्दी खा लो, जल्दी ही ठंड हो जाएगी। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, उसने कहा। यानसोंग के साथ घर के रास्ते में यूनिया ने अचानक पूछा, भाई यान, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसने भाई यान को सूचित नहीं किया था, तो वह कैसे जान सकता था कि नानगोंग यान उसे होटल ले गया था? यानसोंग ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसे देते हुए कहा, नवीनतम संदेश देखो। यूनिया ने स्क्रीन चालू की। पासवर्ड क्या है? यानसोंग ने सहजता से उत्तर दिया, आपका जन्मदिन। यूनिया की पलकें फड़क उठीं और उसके होठों पर मीठी मुस्कान आ गई। उसने पासवर्ड डाला और फ़ोन अनलॉक कर दिया। उसने संदेश खोले और नवीनतम भेजा गया संदेश देखा। उसके होंठ ठंडे पड़ गए। जैसा कि मुझे शक था। उसे यानसोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कौन? कांग जिंगसियन। क्या इस औरत को सचमुच लगा था कि उसकी किस्मत खराब होगी? इसीलिए उसने अपना फ़ोन नंबर नहीं बदला था। यानसोंग को यह भी याद नहीं था कि कांग जिनिक्सियन कैसी दिखती थी। वह केवल इतना जानता था कि वह यून परिवार की दत्तक पुत्री थी, जिसका नाम यूनिया की चाची था। उस संदेश को भेजने के पीछे की मंशा दुर्भावनापूर्ण थी। हालांकि उसे कांग जिनशियान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने उसे खबर न दी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि यूनिया को एक अनजान आदमी ले गया है। अगर वह 1 मिनट भी देर से पहुंचता और उस आदमी ने यूनिया के साथ कुछ कर दिया होता तो वह पागल हो जाता। लेकिन फिर भी इससे उसकी दुर्भावनापूर्ण मंशा छिप नहीं सकी। वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने यूनिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की हो। जाने से पहले उसे यूनिया के लिए सभी संभावित खतरों को खत्म करना था, अन्यथा वह शांति से कैसे जा सकता था। चिंता मत करो, मैं उससे निपट लूंगा, उन्होंने आश्वासन दिया। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। भाई यान, तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं जल्द ही हैं। इसमें शामिल मत हो, मैंने पहले ही उनके भाग्य का इंतजाम कर दिया है। यानसोंग ने भौहें चढ़ाईं। यूनिया हमेशा उसे चिंतित रखती थी, सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। जब वे जी फैमिली मैनर के बाहर पहुंचे तो यूनिया कार से बाहर निकले और मुस्कुराते हुए उनकी ओर हाथ हिलाया, भाई यान, अलविदा। तभी एक काली सेडान कार हवेली से बाहर निकली और प्रवेश द्वार पर रुकी। कांग जिनिक्सियन एक स्मार्ट पोशाक पहने हुए कार से बाहर निकला और यूनिया पर भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम पूरी रात घर नहीं आई? माँ और मैं बहुत चिंतित थे। चिंतित? यही तो वे चाहते थे। यूनिया मंद मंद मुस्कुराई। मैं कल रात एक दोस्त के घर रुकी थी। माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई, जिससे तुम परेशान हो गए। कोई दोस्त? क्या वह पुरुष था या महिला? कांग जिनशियान ने जोर देकर पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह पुरुष था या महिला? क्या आंटी आसियान हर चीज़ में ताक झांक करने पर अड़ी रहती हैं? यूनिया ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो असल में मुस्कान नहीं थी, और उसने कांग जिनिक्सियन को एक जानी पहचानी उपहास भरी नज़र और एक ठंडी मुस्कान दी। कांग जिनशियान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप पूरी रात बाहर रहीं और सुबह सुबह एक आदमी आपको वापस ले आया। एक शीर्ष सोशलाइट होने के नाते आपकी निजी जिंदगी वाकई बहुत गड़बड़ है। उसकी नज़र उस सिल्वर स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। उसने एक ही रात में रोल्स रॉयस से ऑडी टीटी में बदलाव किया था और वह अपने दांत भींचे बिना नहीं रह सकी। रातों रात मर्द बदलना वाकई, किसी को सीधे उसके दरवाजे तक पहुंचाना वाकई बहुत समझदारी की बात है।
चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो माँ से मिलने क्यों नहीं जाते? तुम जवान और भोले हो, धोखे का शिकार हो सकते हो, इसलिए माँ से मदद लो। इस तरह तुम कुछ चक्कर लगाने से बच सकते हो, कांग जिनशियान ने मजाक किया। तभी कार का दरवाजा खुला और लंबी टांगों वाला एक खूबसूरत नौजवान गाड़ी से बाहर निकला। एक स्पोर्ट्स कार और एक खूबसूरत लड़का, दोनों का साथ वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा था। वह युवक सुबह की धूप में उसकी ओर चल पड़ा, लंबा और दुबला पतला, खासकर उसकी टांगें जो असंभव सी लंबी लग रही थीं। सुनहरी धूप में उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था, तीखी बाहें और गहरी आंखें, मानो वह किसी कॉमिक बुक का खूबसूरत लड़का हो, लगभग अवास्तविक। उस पल उसे गहराई से समझ आया कि स्कूल की इतनी सारी लड़कियां यान सोंग के प्यार में क्यों पागल थीं। वह सचमुच हर लड़की के सपनों का राजकुमार था। अगर उसका दिल किसी और का नहीं होता तो शायद वह भी ऐसे ही किसी युवक पर मोहित हो जाती। यह विचार उसके मन में कौंध गया और वह अचानक वास्तविकता में लौट आए। यान सोंग यहाँ क्यों था? क्या हो सकता है कि वही जी यून्या को वापस लाया हो? असंभव। अगले ही पल उसने देखा कि यान सोंग बिना उसकी तरफ देखे जी यून्या की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और स्नेह भरे भाव से उसके बालों में हल्के से हाथ फेरा। उसका हमेशा ठंडा चेहरा मानो किसी चिंगारी से झुलस गया हो, उसके चेहरे पर गर्माहट फैल गई। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगा और लेडी यून को समझा दूंगा। तुम कल रात मेरी माँ के घर पर रुकी थीं। अगर लेडी यून या कुछ और लोग गलत इरादे से तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे यान परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। देखते हैं किसकी हिम्मत है। अध्याय 316 118 दुख के बाद खुशी आती है अविश्वसनीय _4। अंतिम वाक्य, जो अत्यंत विषैला था, ने कांग जिनिक्सियन को चौंका दिया। युवा मास्टर यान, अब भी आप इस महिला का बचाव कर रहे हैं। मुझे सचमुच लगता है कि आपको कम आंका जा रहा है, कांग जिनिक्सियन ने गंभीरता से कहा। यान सोंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। यह इसके लायक है या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। वह कल रात किसी दूसरे आदमी के साथ होटल गई थी, फिर भी आप उसके पक्ष में कैसे बोल सकते हैं? कांग जिनिक्सियन खुद को रोक नहीं सका और बोला। यूनिया की आंखें उपहास से झुक गईं। उसने सोचा था कि यह कांग जिनशियान ज्यादा समझदार हो गई होगी, लेकिन पता चला कि वह भी वही उतावली थी, उसने अपना सबक नहीं सीखा था। यान सोंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। मेरी माँ ने लंबे समय से यूनिया को नहीं देखा था और उसे याद करती थी, इसलिए उन्होंने उसे हमारे घर मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया। यूनिया रात भर हमारे घर पर रुकी और यून परिवार को सूचित करने का समय नहीं मिला, जिससे आपको गलतफहमी हुई। हालांकि अगर आप यूनिया की निंदा करना जारी रखती हैं तो चाहे आप मेरी चाची हो या नहीं, हम अदालत में मिलेंगे। उन शब्दों से कांग जिनशियान का दिल जोर से कांप उठा। क्या हो सकता है कि कल रात उसने सचमुच उस व्यक्ति को गलत समझ लिया हो? असंभव, वह गलत नहीं हो सकती थी। वह व्यक्ति निश्चित रूप से जी यून्या था। लेकिन यान सोंग जी यून्या के प्रति इतना पक्षपाती क्यों था? क्या जी यून्या ने भी उसे धोखा दिया होगा? सचमुच ऐसा ही होना चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। युवा मास्टर यान, आपको भविष्य में इसका पछतावा होगा। ये शब्द कहकर वह मुड़ी और चली गई। आंटी आजियान, जी यून्या ने उसे पुकारा। कांग जिनिक्सियन के कदम रुक गए और अगले ही पल जी यून्या एक मीठी मुस्कान के साथ उसके पास आई। चाची आजियान, आप मेरी निंदा करने पर क्यों अड़ी हुई हैं? मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कहाँ नाराज किया है कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। कांग जिनशियान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और एक सूखी हंसी निकाली। युया, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम अभी जवान हो और प्रेम प्रसंगों को नहीं समझती। अगर तुम्हें किसी पुरुष ने धोखा दिया तो तुम्हारा सतीत्व खोना मामूली बात है, लेकिन अगर तुमने हमारे यू परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया तो ये सचमुच भयानक होगा। यूनिया ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं। ओह, क्या चाची आजियान की वास्तव में कोई प्रतिष्ठा बची है? कांग जिनिक्सियन का चेहरा एक पल में बेहद बदसूरत हो गया, फिर भी उसने खुद को जोर से रोकने की कोशिश की। जी यूनिया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? चाची आजियान, आपकी सगाई हो चुकी है। यंग मास्टर भी एक सभ्य व्यक्ति हैं। मैं उनके मेरे चाचा होने से काफी संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर यंग मास्टर को पता चल गया कि आप उनकी पीठ पीछे कुछ कर रही हैं। यूनिया ने कांग जिनिक्सियन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उसके तुरंत घबराए हुए चेहरे को देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। सुना है, होने वाले अंकल काफी गुस्सैल स्वभाव के हैं। जब एक युवा मॉडल ने उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने उस महिला और उसके प्रेमी को सुअरों के बाड़े में फेंक दिया और उन्हें 3 दिन और 3 रात सुअरों के साथ रहने पर मजबूर कर दिया। तस्क तस्क, बदला लेने का कितना अनोखा तरीका है। लेकिन आंटी आशियान, आपके पतले हाथ पैरों के साथ आप 3 घंटे भी नहीं झेल पाएंगी। 3 दिन तो दूर की बात है। अपना मुंह बंद करो। कांग जिनिक्सियन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम वास्तव में क्या जानती हो? यूनिया हल्की सी मुस्कुराई। बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कांग जिनिक्सियन के कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई। अब ये कहने का क्या मतलब है? ओह, मैं सबसे जरूरी बात भूल गया, युवा गुरु। वह कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। अगर उसे पता भी चल जाए तो वह आंखें मूंद लेता, इसलिए आंटी आजियान, आप निश्चिंत रहिए। कांग जिनिक्सियन ने उसे हिंसक तरीके से धक्का दिया और पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर अपनी कार की ओर भाग गई। यूनिया ने उसे देखते हुए अपने मुंह के कोने को उठाकर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। क्या तुम अब भी मेरा हैंडल पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बस अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दिखाना है और फिर तुम्हारे पास छिपने की जगह नहीं बचेगी। यान सोंग उसके पास गया और कार जिस दिशा में गई थी उस ओर ठंडेपन से देखा। आपके परिवार में वास्तव में राक्षसों और राक्षसों की कोई कमी नहीं है। यूनिया ने हंसते हुए अपनी बाह उसके चारों ओर लपेट ली। चिंता मत करो भाई यान, मैं बहुत मजबूत हूँ। क्या मैं उनसे डरती हूँ? यान सोंग ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है भाई यान, कृपया वापस जाओ। पहाड़ी सड़क जंक्शन पर स्पोर्ट्स कार को गायब होते देख यूनिया ने एक धुन गुनगुनाई और प्रसन्न मन से वापस मनों की ओर चल पड़ी।
जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, युनशु कांग जिनसे के साथ नीचे की ओर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वे जाने वाले थे। दादी, आंटी जियांग, सुप्रभात, युनिया ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। युनशु को अब तक इस लड़की के साथ बहस करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ऐसा करना केवल आत्मयातना है, इसलिए उसने युनिया की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कांग जिनसे ने इस तरह के संयम में महारत हासिल नहीं की थी। जियुंगा को देखते ही वह कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर भी युंगा ने सहजता से उसे कुछ हल्के फुल्के वाक्यों से चुप करा दिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से और अपमान से विकृत हो गया। क्या तुमने खुद को पर्याप्त शर्मिंदा नहीं कर लिया है? युनशु के शब्दों ने कांग जिनसे को उसके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। वह पूरी तरह से निराश हो गई। युनिया ने उन दोनों को जाते हुए देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब भी ये दोनों साथ होते तो बच्चे पैदा करने के लिए ही होते। दरअसल 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया था और उन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ था। युनशु अपने पोते को गोद में लेने के लिए बेताब थी, इतनी तीव्र इच्छा कि वह लगभग पागल हो गई थी। कांग जिनसे को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास घसीट रही थी। पारंपरिक चीनी और पश्चिमी दवाइयां और तरह तरह के लोक उपचार आजमा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अध्याय 317 118 दुख के बाद खुशी आती है। अविश्वसनीय _5। आप सभी प्रकार के बुरे कर्म करें और अंत में आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान या नाती पोते न हो। कुछ कदम चलने के बाद युनिया अचानक रुक गई। कुछ तो गड़बड़ थी। समस्या कांग जिनसे से नहीं होनी चाहिए। क्या ये युनशेन से हो सकती है? युनिया का सारा सामान अस्पताल में था। कल वह ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर बेहोश हो गई थी और नानबोन ज्ञान उसे उठाकर ले गया था, इसलिए उसके पास न तो फोन था और न ही बटुआ। जब उसने कंप्यूटर चालू किया तो युनिया को याद आया कि म्याओ म्याओ के लिए तो सुबह के 1 बज चुके हैं और वह अब तक सो चुकी होगी। फोरम में लॉगिन करने पर वह लगभग निक्स के पोस्टों से भरा हुआ था। यह एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा फोरम था, जहां अक्सर चिकित्सा समुदाय से जुड़ी खबरें साझा की जाती थीं। युनिया ने कई दिनों से लॉगिन नहीं किया था और उसे हैरानी हुई कि अब स्क्रीन पर उसका ही नाम भर गया था। उसने ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि निक्स के हुआ देश के एक अस्पताल में काम करने की खबर विदेशों में भी काफ़ी हलचल मचा रही थी। वह विदेश में ज़्यादा मशहूर थी, घर से कहीं ज़्यादा। इसलिए लोगों को ये बात अटपटी लगी कि उन्होंने सेंट मैरी अस्पताल छोड़कर कंट्री हुआ के एक साधारण अस्पताल में नौकरी क्यों की। उन्हें लगा कि डॉक्टर निक्स के लिए यह एक छोटा कदम है और उनके कुछ प्रशंसकों ने इस पर बहस भी शुरू कर दी। पढ़ने के बाद युनिया ने पृष्ठ के नीचे अपनी आईडी का उपयोग करके उत्तर दिया। डॉक्टर निक्स का घर हुआ कंट्री में है। हुआ कंट्री में एक कहावत है, गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों की ओर लौट आते हैं। शायद यही उनका सबसे प्रिय निवास करता है। युनिया को अब कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि बाद में ताकतवर नेटिजन्स उसकी आईडी को निक्स के वैकल्पिक अकाउंट के रूप में उजागर कर देंगे, जिससे सनसनी फैल जाएगी। फिर भी उसने इस घटनाक्रम पर आगे नजर रखने की जरा भी परवाह नहीं की। जैसे ही वह लॉग ऑफ करने वाली थी, उसका QQ आइकन लगातार चमकने लगा। युनिया ने उस पर क्लिक किया। मास्टर, आप आखिरकार ऑनलाइन आ ही गए। क्या आपको अंदाजा है कि मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ? मैं तो मानो जीवाश्म बन गया हूँ। ये यून जहान था जिसके बारे में युनिया ने बिना बताए ही लगभग भूल ही गई थी। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? यह क्या है गुरुजी? अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो क्या मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकता? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट .. क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मास्टर, आपने कहा था कि आप जियांगजो से हैं, है ना? हम क्या आप अभी भी जियांगजो में हैं? हम वाह गुरुजी, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। मैं जियांगजू जा रहा हूँ। इस मौके के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वहाँ पहुँचकर हम ज़रूर मिलेंगे। आप जियांगजो क्यों आ रहे हैं? एक सेमिनार में शामिल होने के लिए। हमारा स्कूल अपने संबद्ध अस्पताल के लिए 2 उत्कृष्ट स्नातकों का चयन कर रहा है। हाँ, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बहुत प्रभावशाली है ना प्रशिक्षु? आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं अप्रिय हूँ, है ना? युनिया ने एक पल सोचा और जवाब दिया, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुझे लगता है कि यह जियांगजो फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में है। युनिया को यह बात आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि उसे अस्पताल में आयोजित होने वाले किसी सेमिनार के बारे में पता नहीं था। इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं अभी काफ़ी व्यस्त हूँ, ऑफलाइन जा रहा हूँ। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना युनिया ऑफलाइन हो गई और अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। मिस, आप वापस आ गईं। मैं कल रात आपके लिए बहुत चिंतित था। युनिया की भौहें लगभग अदृश्य थीं। अगली बार आने से पहले दस्तक देना। कोई ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। हाँ मिस, मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगा। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, अब आप जा सकते हैं। कोई प्रतिक्रिया दिखाए बिना कोई ने युनिया की ओर देखा, उसके थोड़े थके हुए चेहरे को देखा, लेकिन आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। युनिया बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर और सो गई। जब वह उठी और समय देखा तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। अपने मरीजों के बारे में चिंतित होकर वह अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। जब वह नीचे की ओर जा रही थी तो युनशु और कांग जिनसे एक के बाद एक अंदर आ गए। कांग जिनसे के चेहरे पर शुद्ध प्रसन्नता का भाव था। स्पष्ट रूप से वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपनी बातें अपने तक ही सीमित नहीं रख सकती थी। उसकी मुस्कान कान से कान तक फैली हुई थी। युनशु को देखकर उसके सामान्यतः गंभीर चेहरे पर भी खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। युनिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आंटी जियांग, लगता है आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिली है। क्यों ना आप इसे मेरे साथ साझा करें ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। कांग जिनसे एक गर्वित मोर की तरह था जो अपनी साज सज्जा में मस्त और आत्मा महत्वपूर्ण था। एक हाथ से उसने अपने पेट के निचले हिस्से को सहलाया और गर्व से अपनी ठुड्डी उठाते हुए उसने घोषणा की, मैं गर्भवती हूँ, यून परिवार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वह वास्तव में गर्भवती थी। मुझे याद है 10 साल पहले आंटी जियांग भी गर्भवती थी।
लेकिन अफसोस वह सिर्फ एक झूठी उम्मीद साबित हुई। गर्भावस्था जैसे मामलों में घोषणा करने से पहले निश्चित होना हमेशा बेहतर होता है। काम जिनसे की मुस्कान और भी विजयी हो गई। एक प्रतिष्ठित पारंपरिक चिकित्सक ने व्यक्तिगत रूप से मेरी नब्ज जांची। इसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? यूनिया, जल्द ही तुम्हारा एक छोटा भाई होगा। क्या तुम खुश नहीं हो? यूनिया की नज़र काम जिनसे के पेट पर पड़ी, जिससे काम जिनसे सहज रूप से पीछे हट गई, जैसे कि उसे डर था कि यूनिया उसके पेट के साथ कुछ कर देगी। यूनिया मुस्कुराई और बोली, छोटा भाई क्यों होना चाहिए? मुझे तो असल में एक छोटी बहन चाहिए जो आंटी जियांग जितनी सुंदर हो। काम जिनसे ने उसे बेटी पैदा करने का श्राप देते हुए कहा। वह बेटा पैदा करने की ठान चुकी थी। अध्याय 318 118 दुख के बाद खुशी आती है अविश्वसनीय अंडरस्कोर 6। ठीक है, किसी भी कीमत पर गुस्सा करने से बचें और अब से अपना काम बंद कर दें और घर पर स्वस्थ गर्भावस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें, युनशू ने ठंडे स्वर में कहा। काम जिनसे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती थी। अब जब उसका एक बच्चा हो गया है तो भविष्य में यून परिवार की दौलत उसके बेटे की होगी। उसे बस एक अमीर औरत की तरह शांति से रहना था। उसे मनोरंजन जगत में वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ सोचते हुए काम जिनसे ने आह भरी, आह, मेरा बेटा, जब वह पैदा होगा तो लोग उसकी आलोचना करेंगे। ये सोचकर मैं नहीं चाहता कि वह दुख में पैदा हो। युनशू ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास मत करो, बच्चा हमारे यून परिवार का खून है। निश्चिंत रहो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ कोई अन्याय न हो। युनशू के आश्वासन से काम जिनसे का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। यूनिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। काम जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से एक दर्जा चाह रहे थे। क्या वे बच्चे को नाजायज बेटे की बदनाम उपाधि के साथ पैदा होने देंगे? अगर पहले युनशू काम जिनसे को नीची नज़र से देखता था और चाहता था कि युनशेन किसी अच्छी सोशलाइट से शादी करे, तो बाईरान के दखल ने सब कुछ बदल दिया। एक सच्ची सोशलाइट ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए दूसरी जगह समझौता कर लेगी। अगर काम जिनसे सचमुच एक बेटे को जन्म देती है तो वह निस्संदेह वैध पत्नी का पद लेगी। और बाईरैन, जिसने बिना योगदान दिए एक स्थान पर कब्जा कर लिया था, बाईरैन जो बेशर्मी से युनशेन के प्रति विश्वासघाती थी, उसे स्वाभाविक रूप से बिना किसी दया के दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि यह अजीब था कि काम जिनसे, जिसने एक दशक से अधिक समय तक गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे, अचानक इस समय गर्भवती हो गई। युनशू के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि इस बार यह निश्चित रूप से झूठी गर्भावस्था नहीं थी। भारी मन से यूनिया अस्पताल लौट आए। कार्यालय वेई किंग सर्जरी रूम से अपना सामान ले जा चुकी थी। वेई किंग को न देखकर शायद वह व्यस्त थी। यूनिया ने अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला जो पहले से ही बंद था। फ़ोन चार्ज करने के बाद यूनिया ने अपने बैग से एक दवा की शीशी निकाली और एक गोली अपनी हथेली पर रख ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसे मुंह में रखा, खड़ी हुई और अपने लिए एक गिलास पानी डाला और उसे बेतहाशा गटकने लगी। उसी समय वेई किंग अंदर आया और यूनिया को देखकर मुस्कुराया, तुम यहाँ हो। यूनिया की मेज़ के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र अंग्रेजी में लिखी एक दवा की शीशी पर पड़ी। इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाती, यूनिया ने झट से शीशी उठाई और अपने बैग में रख ली। अचानक अपना मुंह ढांपते हुए यूनिया बाथरूम में घुस गई। वेई किंग दौड़कर आया और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? दरवाज़ा अंदर से बंद था और वेई किंग ने यूनिया की उल्टी की कठिन आवाज़ें सुनी जो बहुत दर्दनाक लग रही थीं। वेई किंग दरवाजे के बाहर चिंतित होकर टहल रहा था। आधे घंटे बाद यूनिया शौचालय से बाहर आए। वेई किंग जल्दी से उसकी मदद के लिए उसके पास गया। उसने देखा कि यूनिया का रंग बहुत पीला पड़ गया था, उसके होंठ हल्के से रंगे हुए थे और उसका रंग पीला सा था। चिंतित होकर वेई किंग ने पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? चलो अब क्लिनिक चलते हैं। यूनिया ने अपना हाथ हिलाया और सोफे पर बैठ गई। ये कुछ नहीं है, बस दवा के प्रति एक सामान्य एलर्जी प्रतिक्रिया है। वेई किंग को उस दवा की याद आई जो यूनिया ने अभी अभी रखी थी और उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता था कि इससे एलर्जी हो सकती है और फिर भी तुमने इसे ले लिया। ये जानलेवा हो सकती है। यूनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से कहा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने भाईयान को चुना था और उसे उसके साथ आने वाले दर्द को भी सहना पड़ा, लेकिन कठिनाई के बाद खुशी आती है। वेई किंग ने उसकी बांह पकड़ ली। आप डॉक्टर निक्स हैं, क्या आपको ऐसा करने के परिणाम नहीं पता? इसे दोबारा मत लीजिएगा। अगर इससे प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बुरा होगा। यूनिया ने हल्की सी मुस्कान दी, कोई बात नहीं, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं, कुछ नहीं होगा। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में जन्मजात खामियां थीं जिसके कारण उसमें रोगात्मक प्रतिक्रियाएं होती थीं, वरना पिछले जन्म में सिर्फ एक उत्तेजक इंजेक्शन से उसकी मौत कैसे हो सकती थी? इसके अलावा कभी कभी थोड़ी सी मात्रा में भी एनेस्थीसिया जानलेवा हो सकता है। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जो गर्भ से ही उसके साथ थी और जिसका कोई इलाज नहीं था। उसकी त्वचा तो एकदम साफ थी, दिमाग भी तेज था, पर इन सब का क्या फ़ायदा? इनसे उसकी खुशी नहीं मिल सकती थी, एक औरत होने के नाते भी नहीं। यूनिया ने गहरी सांस ली और अपने अंदर के आक्रोश को दबा लिया। सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। वेई किंग ने आंखें बंद करके बैठी उस लड़की को देखा जो किसी पेंटिंग की तरह सौम्य और शांत लग रही थी। हालांकि उस शांत बाहरी आवरण के नीचे उथल पुथल भरी लहरें उमड़ रही थीं। मरीज कैसा है? थोड़ी देर बाद यूनिया ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से पूछा। वेई किंग अब उस पर जरा भी भाव नहीं देख पा रहा था, जो उसे बहुत डरा रहा था। दमन जितना गहरा होता उसकी छाप उतनी ही भयावह होती। महत्वपूर्ण संकेत स्थिर हो गए हैं और जब वह होश में आएगा तो हम ये पता लगाने के लिए एक और जांच करेंगे कि क्या कोई अस्वीकृति प्रतिक्रिया या अन्य जटिलताएं हैं। अध्याय 319 118 दुख के बाद खुशी आती है अविश्वसनीय अंडरस्कोर 7। यूनिया ने सिर हिलाया, तुम जाओ और परिवार के सदस्यों को संभालो। अगर वह मुझे ढूंढ रहे हैं तो कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ।
कल यूनिया को ले जाने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हुए वेई किंग कुछ कहना चाहता था, लेकिन यूनिया के पीले चेहरे को देखते हुए वह खुद को रोक लेता था। वेई किंग के जाने के बाद यूनिया सोफे पर लेट गई और थोड़ी देर के लिए सो गई। इस दौरान उसका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। वह सर्दी, गर्मी, धूप और बारिश के प्रति संवेदनशील हो गई थी और सचमुच किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी हो गई थी। मैंने बहुत कुछ त्याग दिया है भाई यान, आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। यूनिया लिनसिली से मिलने गई, जिसकी देखभाल के लिए पहले एक देखभाल करता था, लेकिन देखभाल करता चाहे कितना भी सावधान क्यों न हो, वह सिर्फ एक कर्मचारी था और पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकता था। हालांकि जब उसने पहली बार उसे देखा था, उसकी तुलना में लिनसिली के गाल अधिक भरे हुए थे और उसके रंग में काफ़ी सुधार हुआ था। मैंने अभी डॉक्टर से बात की है, आपको कल छुट्टी मिल सकती है, लेकिन आपको बिस्तर पर आराम करना होगा, पौष्टिक खाना खाना होगा, क्योंकि आपके और भ्रूण के रक्त समूह के बीच असंगति के कारण आपको हेमोलिटिक प्रतिक्रिया हुई थी। ये वास्तव में आपके शरीर से जुड़ा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, समय पर अस्पताल में जांच करवानी होगी और डॉक्टर की सलाह माननी होगी। ऐसा करने से ही आप और आपका बच्चा बच सकते हैं और आपको बदला लेने का मौका भी मिलेगा, समझ रहे हैं? लिनसिली ने ध्यान से सुना और सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। यूनिया की नज़र उसके पेट पर पड़ी। क्या ये बच्चा है एन का है? लिनसिली की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। यूनिया ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, यदि आप है एन का सामना करना चाहते हैं और फिर भी हंसना और बातचीत करना चाहते हैं, तो आप बदला लेने के योग्य हैं। अन्यथा यदि केवल हेयन आपको इस हद तक डरा सकता है, तो आप अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। लिनसिली ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि यह कौन है। यूनिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम और वहन। लिनसिली ने दांत पीसते हुए कहा, उस रात लिन क्यान मुझे एक बार में ले गई, किसी ने मुझे शराब पिला दी। मैं सतर्क थी और एक बूंद भी नहीं छुई, लेकिन कौन जाने उसने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। उसके बाद उसने मुझे ही इनके पास छोड़ दिया और चली गई। उस समय मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली है, मुझे बस इतना याद है कि हियन मुझे एक कमरे में ले गया था और फिर किसी के बुलाने पर वह चला गया। जब कोई और अंदर आया तो दवाओं का असर हुआ और मैं उस आदमी के साथ हो गई। बोलते बोलते उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। हालांकि मुझे वह आदमी या उसका चेहरा याद नहीं है, मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से हियन नहीं है। अगली सुबह जब मैं उठी तो बिस्तर की अस्त व्यस्तता ने मुझे याद दिलाया कि यह कोई सपना नहीं था। मैं लगभग पागल हो गई। जब मैं घर गई तो सभी को पता चल गया कि मैं हियन द्वारा अपवित्र हो गई हूँ। मेरे पिता ने सोचा कि मैं अपना चेहरा खो चुकी हूँ और उन्होंने माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लिनसियू ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यह सब पान यू और उसकी बेटी की साजिश है। वे मुझे इसलिए बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि दादाजी ने वसीयत में लिखा था कि मैं लिन की इकलौती वारिस हूँ। अगर मैं चली जाती तो उसके 3 लोगों के परिवार को लिन की संपत्ति का हक मिल जाता। तो यह ऐसा ही था। क्या तुम्हें सचमुच उस आदमी का चेहरा याद नहीं है? लिनसिली ने अपना सिर हिलाया और अपने गले से एक पेंडेंट निकाला। मुझे नहीं पता कि उसने जानबूझकर इसे पीछे छोड़ दिया है या गलती से खो दिया है। हालांकि वह एक अजनबी है, यह हेयन को दिए जाने से बेहतर है। यह दया की देवी का पेंडेंट था, इसका रंग साफ था, छूने में मुलायम और जाहिर है उच्च गुणवत्ता वाला जैड। जो व्यक्ति इसे पहन सकता था वह निश्चित रूप से या तो अमीर था या कुलीन। यूनिया ने स्पष्ट अर्थ के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह एक छिपे हुए आशीर्वाद हो सकता है। लिनसिली ने आह भरी और अपने पेट पर हाथ रखा। दरअसल मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। पिता न होने और कमीने कहलाने के कारण मैं नहीं चाहती कि जन्म के बाद उसे कष्ट सहना पड़े। यूनिया की नज़र उसके सपाट पेट पर टिकी थी, वह गौर से देख रही थी। लिनसिली ने देखा कि उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, ईर्ष्या और दुख का मिश्रण। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूनिया जैसी जवान लड़की किसी के पेट को देखकर इतनी उलझन में क्यों है, और यह बात उसे बेवजह बहुत दुखी कर रही थी। इसे रख लो, ये स्वर्ग से तुम्हें मिला सबसे अच्छा उपहार है, यूनिया ने धीमे स्वर में कहा। अचानक मुड़ी और खिड़की की ओर चली गई और लिनसिली की ओर पीट कर ली। लिनसिली ने उसकी आकृति को ध्यान से देखा और सावधानी से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आवाज़ कुछ अलौकिक थी। कभी कभी मुझे लगता है कि स्वर्ग बहुत न्यायपूर्ण है, फिर भी बहुत अन्यायपूर्ण है। लिनसिली समझ नहीं पाए। उसे लगा कि इस लड़की के विचार बहुत गहरे थे, अक्सर उसकी समझ से परे। वैसे क्या आपके पास रहने के लिए कोई जगह है? यूनिया ने विषय बदल दिया। मैं स्कूल के छात्रावास में रह रही हूँ, उसने जवाब दिया। उस घटना के बाद जो रूममेट्स उससे चिपकी रहती थी, अब मानो उसे अपने थूक में डुबो देने की इच्छा रखने लगी, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी नर्क बन गई। अध्याय 320 118 दुख के बाद खुशी आती है अविश्वसनीय _8। यूनिया ये भी कह सकती थी, मेरे पास जियांगजो में एक अपार्टमेंट है, आप अभी वहीं रह सकते हैं और मैं आपकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। लिनसिली ने तुरंत जवाब दिया, मैंने आपको पहले ही बहुत परेशान कर दिया है, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। यूनिया मुस्कुराए और ठंडी आवाज़ में बोली, मैं कोई संत नहीं हूँ। एक दिन तुम्हें मुझे ब्याज समेत पैसे चुकाने होंगे। लिनसिली पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसे लगा कि ये सामान्य है। वो निश्चिंत हो गई, मानो ऐसा रिश्ता उसे सुकून देगा। कल मैं किसी को तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी की प्रक्रिया संभालने के लिए भेजूंगा। घर वापस आने के बाद आराम करना सुनिश्चित करें और याद रखें, तुम्हें अपना शरीर मोटा और गोरा करना है। उन्होंने मोटा और पीला शब्दों पर जोर दिया, जिससे लिनसिली का दिल डर से कांप उठा। 50 से 20 प्रतियोगिता के लिए आज की रिकॉर्डिंग अच्छी रही, उसने शानदार प्रदर्शन किया और पुनः आगे बढ़ गई। हालांकि मिंगहान ने अभी भी उसका मजाक उड़ाया और उसका उपहास किया, लेकिन अन्य 3 निर्णायकों ने उसकी प्रशंसा की और लिनली ने मौके पर ही उसे एक छात्र के रूप में लेने की इच्छा भी व्यक्त की। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि शो प्रसारित होने के बाद वह निश्चित रूप से रातों रात सनसनी बन जाएंगी।
कांग जिनिक्सियन के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई, यही तो वह चाहती थी। रिकॉर्डिंग सत्र समाप्त होने के बाद जैसे ही वह अपना बैग लेकर जाने वाली थी, एक युवक उसके पास आया। माई झेंग, कांग जिनिक्सियन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। ये व्यक्ति बहुत ही घृणित था। हर बार वह उसके लिए जाल बिछाता था, यहाँ तक कि 4 जजों के सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ भी मारता था, और फिर भी वह हमेशा इतना मासूम और शुद्ध दिखता था, जिससे वह निराश हो जाती थी और उसके पास अपने गुस्से को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता था। माई झेंग दूसरी पीढ़ी के स्टार, जिनके पिता एक प्रसिद्ध राजा थे, निर्देशकों से सम्मान पाते थे और उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाते थे। इसके अलावा उनके अच्छे रूप और अपार प्रतिभा ने उन्हें शो के प्रचार का पसंदीदा विषय बना दिया था, जिससे उन्हें बिना किसी सहारे के एक नवागंतुक के रूप में अपनी शान गंवानी पड़ी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने इस छोटे से तानाशाह को नाराज करने के लिए क्या किया, जो हमेशा उसके साथ मतभेद रखता था। इस समय माई झेंग के आगमन से मंच के पीछे हंगामा मच गया, विशेष रूप से उन लड़कियों के बीच जो स्पष्ट रूप से मोहित थीं। ये सर्वविदित था कि इस बैच के प्रतियोगियों में माई झेंग सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और विवादास्पद विषय था। जो भी उसके करीब आता, उसे न सिर्फ मांस खाने को मिलता, बल्कि सूप भी पीने को मिलता। इसलिए कुछ लड़कियां हमेशा उसके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडराती रहती, लेकिन नेकदिल माई झेंग सभी लड़कियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता था। कांग ले, माई झेंग ने उसका नाम पुकारा। कांग जिनिक्सियन का दिल धड़क उठा। क्या ये छोटा शैतान उसे फिर से फंसाने वाला था? माई झेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आपने अभी बहुत अच्छा गाया, आप में क्षमता है। कांग जिनिक्सियन ने एक बनावटी मुस्कान बिखेरी। तारीफ के लिए धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वैसे तुम्हारा वो बैग बहुत अच्छा है, इस साल का नया मॉडल है ना? मेरी माँ के पास भी ऐसा ही एक है, उन्होंने कांग जिनिक्सियन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी मुस्कान जो उसे भयावह लगी। फिर वह चला गया। बाकी लोगों का ध्यान बैग पर गया और एक ने तीखी नजरों से कहा, क्या यह इस साल का डिरो लिमिटेड एडिशन नहीं है? पेरिस फैशन वीक के दौरान एंजल ने जो मॉडल पहना था, मैंने सुना है कि वह पूरी दुनिया में इकलौता है, और फैशन जगत में हर कोई जानता है कि फेमस किंग माई की पत्नी एक फैशन आइकन है, इसलिए उनका बैग असली ही होगा। फिर वे उपहास भरी निगाहों से कांग जिनिक्सियन की ओर मुड़े। यदि आप इसे वहन नहीं कर सकते तो नकल मत ले जाए, ये शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, एक औरत जो इतनी घमंडी है कि नकली होने का दिखावा करती है। माई झेंग ने तुम्हारी असलियत पहचान ली होगी। इस रवैये से तुम्हें लगता है कि तुम मशहूर हो जाओगी। हमें मत हंसाओ। क्योंकि वह अच्छा गाती थी, इसलिए वह पहले से ही ईर्ष्या का पात्र थी, और माई झेंग हमेशा उसके साथ थोड़ा अलग व्यवहार करती थी, इसलिए इन लोगों को उससे लंबे समय से शिकायत थी। अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपना मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोका। कांग जिनिक्सियन अव्यवस्था में भाग गया। वह बैग उसने कांग जिन से लिया था और उसे पता भी नहीं था कि वह नकली है। इस वजह से उसकी सारी इज्जत गिर गई थी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी जान ही निकल गई। अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए वह घर लौट आई, जहां उसे कांग जिनसे की प्रसन्नता भरी मुस्कान का सामना करना पड़ा। आज यान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम जरूर मेरे लिए खुश होगे, जिनसे ने कहा। कांग जिनिक्सियन ने भौहें चढ़ाईं और जिनसे की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया और उदासीनता से जवाब दिया, क्या अच्छी खबर है? क्या तुमने लॉटरी जीत ली, या तुम्हें आखिरकार कोई मुख्य भूमिका मिल गई? कांग जिनसे ने अपना सिर हिलाया, इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसकी आंखें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। दोनों में से कोई नहीं। कांग जिनिक्सियन ने सहजता से फलों के कटोरे से एक केला उठाया, उसे छीला और शांत भाव से पूछा, तो यह क्या है? अचानक कांग जिनसे ने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। आज यान, तुम चाची बनने जा रही हो। नहीं नहीं, चाची सही नहीं है, तुम चाची बनने जा रही हो। कांग जिनिक्सियन अचंभित रह गया, फिर अविश्वास से ऊपर देखा और पूछा, आपने क्या कहा? कांग जिनसे की मुस्कुराहट से उसके सारे दांत दिखाई देने लगे। आज यान, मैं गर्भवती हूँ। केला प्लॉप की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। उसका हृदय अचानक रसातल में डूब गया, उसका रंग पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।